प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे मन से पढ़ाई में लगे होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हुए हैं, आप लोग उसे जरूर देखें। उसी कड़ी में आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके पहले एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने चर्चा की थी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक्स यानी द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण, इसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़े थे। ये 3 टाइप्स में सेकंड टाइप्स जो था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसे जरूर और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अब आइए देखते हैं नए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व फॉर एक्स, यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दिया क्या जा रहा है इक्वेशन, √6x + 7 - 2x - 7 = 0। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस टर्म को इक्वल साइड चेंज करके लिख सकते हैं। नाउ √6x + 7 = ये माइनस था प्लस हो गया 2x - 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √6x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर 6x + 7 = 0 और ये 2x - 7 यानी a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर यानी 49 - 2 × ab यानी 2 × 2 2 जा 4, 4 7 जा 28x। तो ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 49 - 28x। इसे हम इक्वल साइड चेंज कर देते हैं। तो हुआ क्या, 4x - 28x - 6x - 7 + 49 = 0। अब -28 और -6 -34x और -7 + 49 माइनस हो जाएगा यानी +42। तो ये क्या आया, 4x स्क्वायर - 34x + 42 = 0। इस पूरे टर्म को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए ये डिवाइड हो भी रहा है, तो क्या होगी, डिवाइडिंग बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा और 34/2 करेंगे तो ये 17x और प्लस 42/2 करेंगे तो ये 21 = 0। तो ये क्या आया इस तरीके से, 2x स्क्वायर - 17x + 21 = 0। बाई फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ये क्या होगा। तो ये 2x स्क्वायर - 17x + 21 = 0। तो 17x को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं 14 और 3 में। तो ये हुआ 2x स्क्वायर - 14x - 3x + 21 = 0। तो 2x हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये हुआ x - 7 और यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो ये x - 7 = 0। यानी एक फैक्टर तो हमें x - 7 मिला और दूसरा 2x - 3 = 0। x - 7 = 0 देन x = 7, इक्वल साइड 7 चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा। और ऐसे ही 2x - 3 = 0 तो x = 3, इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2। तो यानी x की 2 वैल्यू मिली, एक तो 7 और दूसरा 3/2। सो x = 3/2 एंड 7। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और इस ट्रेंड पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे यह जो है 2015 में, यह 2016 में, यह इक्वेशन 2016 में, यह इक्वेशन 2016 में और ये 2014 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जिनमें x की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी होती है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में करवाया भी हुआ है। आप वहां से देख के वहां की सपोर्ट से इसे खुद सॉल्व करें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 12 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग द डिजिट्स इज 36 मोर देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। यानी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है तथा अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस ट्रेंड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार
देखिए 2011, 12, 14 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें एक अंक इकाई का होगा और दूसरा दहाई का होगा। तो उन्हें हम लोग एज्यूम करते हैं। लेट यूनिट डिजिट्स इज x, यानी इकाई का अंक x है, एंड 10th डिजिट इज y, यानी दहाई का अंक y है। देन 2 डिजिट्स नंबर विल बी, यानी 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10y प्लस x। और क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का गुणनफल 12 है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 12y(x), ये इक्वेशन 1 हो गया। और क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या दी जा रही है कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। तो मूल संख्या क्या है, 10y प्लस x, ये 36 नंबर ज्यादा है, यानी प्लस 36 इज इक्वल टू ये 10y नहीं 10x प्लस y, यानी x y के प्लेस को हमने बदल दिया है। तो ये अब क्या हो जाएगा, इसे इक्वल साइड चेंज करते हैं तो 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये 10y माइनस y 9y आया, और प्लस x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 9x इक्वल टू 36 को इक्वल साइड जब चेंज किया तो ये माइनस 36 हो गया। अब इसे अगर हम 9 से डिवाइड कर दें, यानी तब ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4। x को पहले ले लें, चूंकि x यहाँ माइनस में है, पहले लिया तो प्लस हो गया और y माइनस हो गया, ठीक। और ये 4 के आगे जो माइनस था वो हट गया, तो यानी टोटल क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर जो वैल्यू y आई, y के स्थान पर हमने ये जो y इक्वल टू 12/x आया है इक्वेशन 1 से, उसे पुट कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 12/x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई, तो यानी x माइनस वाई के स्थान पर 12/x इक्वल टू 4। तो इसे जब एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12, और एलसीएम में डिनोमिनेटर में जो होगा x वो जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया ये 4x। अब 4 को जब हम इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस के बजाय इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म है, तो 4x को ऐसा डिवाइड करते हैं जिसका कि मल्टीप्लीकेशन 12x स्क्वायर के इक्वल हो और एडिशन माइनस 4x हो। तो इसे हम लोग 6 और 2 में डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 6, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यानी एक फैक्टर हमें मिला x माइनस 6 और दूसरा मिला x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। तो ये माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, यह असंभव है। तो यानी पॉसिबल वैल्यू क्या है, वो x इक्वल टू 6। तो इस x इक्वल टू 6 को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 है y इक्वल टू 12/x, तो x के स्थान पर 6 रख दिया तो ये 12/6 हुआ, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब एक्चुअल नंबर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ये है 10y प्लस एक्स, तो यानी 10y प्लस एक्स में y और x की वैल्यू अगर पुट कर दें तो y की वैल्यू 2i है और x की वैल्यू 6i है, तो यानी 10 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 26। तो ये एक्चुअल नंबर क्या आ गया, वो 26 है। यानी कहने का मतलब 26 एक ऐसी संख्या है जिनके अंकों का गुणनफल 12 है, यानी 6 2 जा 12, और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। यानी अगर आप इसे बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 26 से क्या हो जाएगा 62, ठीक ना, ये 62 हो गया, तो 62 माइनस 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका डिफरेंस कितना आ गया 36। तो ऐसी मूल संख्या क्या होगी, वो 26 होगी। इस ट्रेंड पर क्वेश्चन
बार बार आया करते हैं। अब आइए इसी के बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आयु पर आधारित बेस्ड ऑन एज पर दिया गया है क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर 4 years hence, the product of the ages will be 160. Find their present age. यानी एक लड़की अपनी बहन से दुगनी आयु की है और 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 160 हो तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एज पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा 2 पर्सन होंगे, या तो उनकी फ्यूचर एज दी गई होगी, प्रेजेंट की एज पूछी जाएगी यानी भविष्य की एज दी गई होगी, और वर्तमान की आयु पूछी जाएगी, और जब आगे से पीछे की पूछी जाएगी तो उसमें हम माइनस करेंगे, या फिर 4 साल पहले की एज दी गई है और वर्तमान की एज पूछी जा रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी एज्यूम करेंगे उनकी आयु एक्स और वाई, उसमें 4 ईयर प्लस करेंगे। या इसी तरीके से अगर प्रेजेंट एज दी गई है और 4 साल आगे की एज पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज में हम उसमें 4 प्लस कर देंगे। यह इंपॉर्टेंट है एज पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए। पहले तो सबसे पहले यहां पर लड़की की उम्र और उसकी बहन की उम्र को हम लोग एज्यूम करते हैं। लेट द एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर इज एक्स ईयर एंड द एज ऑफ गर्ल्स क्या है 2x ईयर, यानी लड़की की बहन की उम्र क्या है x वर्ष है और उस लड़की की आयु क्या है, चूंकि दुगनी है तो यानी 2x वर्ष है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष यानी उस लड़की की बहन की उम्र के 4 वर्ष बाद और उस लड़की की उम्र के 4 वर्ष बाद, यानी यह जो x और 2x है इसमें 4 हम प्लस कर देंगे। x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4, इनका गुणनफल क्या है वो इज इक्वल टू 160। बस केवल यही इक्वेशन बनाना ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इक्वेशन सही बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 4 इक्वल टू 4x प्लस 4 इंटू 2x इक्वल टू 8x प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 माइनस 160 को इक्वल साइड चेंज किया तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर 4 और 8 12x माइनस 16 और 160 माइनस होगा तो माइनस 144 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सभी जगह 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा x स्क्वायर एंड 2 6 जा 12 यानी 6x माइनस 272 जा 144 तो माइनस 72 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, और इसमें 3 पद हैं, 3 टर्म है। तो इन्हें फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। अब 6x को ऐसा ब्रेक करिए कि जो 72x स्क्वायर के इक्वल हो और एडिशन उसका प्लस 6x हो, यानी 6x को हम लोग 12 और 6, अगर इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 12 6 जा 72। तो इस तरीके से ये आया 12x और 6x में हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 12, फिर माइनस 6 कॉमन लिया तो x और 6 12 जा 72 प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी एक फैक्टर तो हमें x प्लस 12 मिला और दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 12 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। तो जहां वैल्यू x की निगेटिव आ रही है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, x प्लस 6 जो x की पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये जो है पॉसिबल नहीं है। सो एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर x है तो x की वैल्यू क्या आई 6, यानी
उस लड़की की बहन की उम्र क्या होगी, वो 6 वर्ष की होगी। एंड एज ऑफ गर्ल्स यानी 2x 2 × 6 = 12 ईयर, यानी उस लड़की की एज क्या होगी, 12 वर्ष होगी, 12 ईयर। ठीक, इसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि टाइम और डिस्टेंस पर, समय और दूरी पर आधारित है और यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अभी अभी 2019 में भी इस पर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया था, ए मोटर बोट दैट हैज ए स्पीड ऑफ 24 km/h इन स्टैग्नेंट वाटर व्हेन ट्रेवलिंग अगेंस्ट ए 32 km स्ट्रीम, द वे डिस्टेंस टेक्स 1 hour more than going towards the stream, find the speed of the current। यानी एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 24 km/h है और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, तो जो चीजें पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ द करंट, तो इसे सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, मानते हैं। लेट स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल क्या है, x km/h है। ऐसे क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक तो जल की धारा होती है और दूसरी बोट की चाल होती है। तो जब जल की धारा के अनुकूल ही बोट चलती है, ठीक ना, ये बोट है, अगर बोट जल की धारा के अनुकूल ही चलती है तो जो धारा की चाल होती है वो और स्पीड ऑफ द बोट, मान लीजिए यहाँ 24 है तो वो 24 + x हो जाएगा। और दूसरी चीज, यदि बोट मान लो धारा की चाल इस दिशा में है और बोट इसके विपरीत दिशा में प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम चलती हो, तो वहां पर चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, 24 - x करेंगे, ठीक ना। और ये प्रत्येक क्वेश्चन में ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। फिर आगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टैग्नेंट वाटर यानी स्टिल वाटर, शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है, 24 km/h है। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउनवर्ड स्ट्रीम यानी जब मोटर बोट जल की धारा के अनुकूल चलती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 24 + x km/h। और जब बोट धारा के विपरीत चलती है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल स्थिति में ये 24 - x km/h हो जाएगी। ठीक, इसके बाद टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग 32 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 32 किलोमीटर चलने में समय कितना लगता है, तब जबकि धारा के अनुकूल चले। तो चूंकि हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यानी 32 किलोमीटर, दूरी और स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल दिशा में, तो ये है 24 + x, तो ये हुआ 32/24 + x आवर। और ऐसे ही टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम यानी जब धारा के विपरीत बोट चलती है तो ये हो जाएगा 32/24 - x आवर। क्वेश्चन के अनुसार कि जब एक बार धारा के अनुकूल चलती है और जब बोट धारा के विपरीत चलती है तो दोनों के बीच में जो अंतर आता है वो 1 घंटे का आता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या करते हैं, इस यानी 32/24 - x - 32/24 + x = 1। बस आ गया, ये इक्वेशन बन गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करते हैं, 32 को बाहर ले लिया, 24 - x और 24 + x को हमने एलसीएम ले लिया, ये आया 24 + x - 24 - x अपॉन 24 - x इंटू 24 + x = 1, ठीक ना। अब इसके बाद 32 बाहर रखा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 24 + x - 24
प्लस एक्स, यानी जब ये माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, ये 24 प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे और ये हुआ 2x, यानी 32 इंटू 2x अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसे ए स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये 32 टू जा 64x और यह 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 24 इंटू 24 इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब क्या करते हैं कि इसे जो है इक्वल साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 3 टर्म का। अब 64 को हमें ऐसा सेपरेट करना है कि जिससे उसका मल्टीप्लीकेशन 576 एक्स स्क्वायर आए। तो यानी 64 को हम लोग दो भागों में ऐसा डिवाइड करते हैं, एक तो 72 और 8 में इसे ब्रेक करते हैं, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 72 और यहाँ माइनस 8 कॉमन लिया तो x प्लस 72 माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमें मिला x प्लस 72 और दूसरा मिला x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 72 इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 72, इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 8 यानी इक्वल साइड चेंज करेगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि कभी भी धारा की चाल निगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी जो वैल्यू निगेटिव आ रही है वो पॉसिबल नहीं है, वो रॉन्ग है, और जो पॉजिटिव है यानी x इक्वल टू 8 यही राइट है। सो स्पीड ऑफ द करंट 8 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से इसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति पर आधारित क्वेश्चन है, यानी मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उन पर इसी ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द बेस व्हाइल इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द बेस। यानी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की माप ज्ञात कीजिए जबकि ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो ज्ञात क्या करना है, लेंथ ऑफ बेस यानी आधार की माप। तो जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें फाइंड करना है, पहले हम उसे एज्यूम करते हैं, लेट लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर। तो हाइट क्या है, वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी हाइट यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार यदि x है तो हाइट क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ हाइट भी x प्लस 7 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी राइट एंगल है, ठीक ना, इस राइट ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में इसका एरिया जो दे रहा है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है, और बेस हमने एज्यूम किया है x है, हाइट जो है वो, तो यानी हाइट क्या हो जाएगी x प्लस 7। ठीक, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस x की वैल्यू के आधार पर हम उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसके कर्ण को भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, यह फार्मूला है। अब क्वेश्चंस में जो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आधार और ऊंचाई का गुणनफल जो होगा यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 1/2 हाफ इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 30। हाफ आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर, जो इसका क्षेत्रफल है।
तो ये 2 जो है 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो गया, और फिर x इंटू एक्स प्लस 7, x को x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर, और x का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7x, और 60 इक्वल साइड चेंज करेगा तो -60 इक्वल टू 0। अब इसको 7 को हमें ब्रेक करना है जो कि 60x स्क्वायर के इक्वल हो, तो 12 5 जा, यानी 7 को 12 और 5 में ब्रेक करते हैं तो हुआ x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 12, माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 5 12 जा 60, x प्लस 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 12 एक फैक्टर हुआ और दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -12, इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5, इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। बट x इक्वल टू -12 जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल में यानी समकोण त्रिभुज में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी हाइट जो हो या कोई एक भुजा जो हो वो निगेटिव हो, इसलिए यह संभव नहीं है। सो बेस विल बी 5 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू जो 5 है वही राइट है, और x इक्वल टू 12 जो है वो एक तरीके से रॉन्ग है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो भी मेंसुरेशन या फिर आपके जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, उनमें कई चीजों को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। पहली चीज तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन हो जाता है, यह यूनिट कब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कब सेंटीमीटर क्यूब होगा। जनरली आप देखिए, अगर किसी भी रेक्टेंगल की एरिया निकालते हो तो क्या निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लो लंबाई a सेंटीमीटर है इंटू चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो आप देखो a इंटू बी, तो ये सीधे सीधे a इंटू बी हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। इसलिए कभी भी इस तरीके से एरिया जहां पर दो लेंथ आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप देखिए, अगर वॉल्यूम निकालना है यानी आपको आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी a सेंटीमीटर इंटू b सेंटीमीटर इंटू c सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा a b c, और ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, यानी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर क्यूब। यह विशेष तौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि किस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इन सब का जो फार्मूला है वो हमेशा हमें ध्यान में रखें। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो मैंने कंप्लीट कर दी। इन दोनों लेक्चर वीडियो में मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जिस ट्रेंड पर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ऐसे सभी संभावनाओं वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें किया। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें, और जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है वो आप बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स पा सकें। इस बार आपके लिए 2 पॉइंट प्लस है। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 तरीके की फैसिलिटी मिलने वाली है। पहली चीज तो ये है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने मेरे सभी लेक्चर वीडियो देख के ध्यानपूर्वक समझा है, नोट्स कंप्लीट किया है, और मैंने जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज दी है, आप इसके सारे क्वेश्चंस को और इस ट्रेंड के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है। आपकी बेस बुक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे, भले ही वो एक्सपेंड कर जाएं। तो जितने भी एक्सपेंशंस बनते थे क्वेश्चन पे मैंने सब कुछ कराया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू।